नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जब हमारे भारत का संविधान बनाया गया तब हमारे संविधान निर्माताओं ने कई ऐसे पद बनाए जिन पर आसीन लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसकी व्याख्या भी की गई। भले ही उस पद पर आसीन व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी विचारधारा से आता हो, लेकिन जब वो उस पद पर आसीन होता है तब उसे दलगत राजनीति से उठकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। पार्टी पॉलिटिक्स को दरकिनार करके अनबायस्ड तरीके से उसे अपना काम करना होता है। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। कुछ ऐसे पद हैं जहां पर शख्स किसी भी पार्टी से आया हो लेकिन उसे अनबायस्ड तरीके से दलगत राजनीति से विमुख होकर अपना काम करना पड़ता है। और ऐसे पद जैसे कि राज्यपाल का पद है, गवर्नर का पद है, विधानसभा के स्पीकर का पद है, विधान परिषद के उपसभापति का पद है, लोकसभा के स्पीकर का पद है, राज्यसभा के सभापति का पद है। तो ये तमाम पद ऐसे हैं जहां पर कि भले ही XYZ किसी भी पार्टी से चुना गया आदमी आसीन हो, लेकिन जब कामकाज की बारी आती है, कई ऐसे मामले आते हैं जब वहां पर उसे किसी तरह का फैसला लेना होता है, तब उसे ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी पार्टी लाइन ही कंसीडर करे। जो न्याय संगत है, जो कानून के दायरे में आता है, जो संविधान के अनुरूप है, ऐसा ही फैसला उसे लेना होगा। अगर हम गवर्नर पद की बात करें तो हाल ही में कई ऐसे मामले आए हैं बीते चंद सालों में जहां पर कि राज्य सरकारों और गवर्नर्स के बीच में घमासान हुई है, खींचतान हुई है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, तीखी बहस हुई है और कई मामलों में कई ऐसे कृत्य हुए हैं जिन्हें कि संविधान मंजूरी नहीं देता और मुख्यमंत्री और गवर्नर के झगड़े अदालत तक पहुंच गए हैं। और खास करके ये ऐसे राज्यों में हो रहा है जहां पर गैर बीजेपी की सरकारें हैं। तो कौन से ऐसे राज्य हैं? जैसे एक राज्य है तमिलनाडु का, जहां की सरकार के साथ वहां के गवर्नर RN रवि का झगड़ा चल रहा है। फिर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का पंजाब सरकार के साथ, मान सरकार के साथ झगड़ा चल रहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का झगड़ा जो है VK सक्सेना का केजरीवाल सरकार के साथ चल रहा है। उनके बीच में भी आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, खींचतान होती रही है। और फिर थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच भी काफी खींचतान हुई, काफी वाद विवाद हुआ। फिर जगदीप धनखड़ उनके उपराष्ट्रपति बनने से पहले जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो ममता बनर्जी सरकार के साथ में उनका झगड़ा चलता था। तो आखिर में इस तरह के विवाद क्यों होते हैं? क्यों मुख्यमंत्री वर्सेस गवर्नर वाले मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं? दरअसल ज्यादातर मामले तब होते हैं जब सरकार कोई फैसला लेती है और कानूनन संवैधानिक तौर पर जिसकी मंजूरी देने का काम राज्यपाल का होता है, गवर्नर का होता है, और जब वो ऐसा नहीं करता तब फिर दोनों के बीच विवाद शुरू होता है। या फिर राज्यपाल अगर सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगाता है, उसमें दखलंदाजी करता है, तब फिर इस तरह के झगड़े होते हैं। अभी हाल ही में पंजाब के मामले को लेकर और तमिलनाडु के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि चीफ जस्टिस ने राज्यपालों को काफी खरी खोटी सुनाई और उन्हें एक तरह से चेतावनी भी दी कि आग के साथ मत खेलें। कुल मिलाकर अदालत का यह रुख था कि गवर्नर राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जो असंवैधानिक है। पंजाब के मामले को लीजिए,
पंजाब सरकार ने कुछ बिल पास किए विधानसभा के सत्र में, तो गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उनको मंजूरी देने से मना कर दिया और यह कहा कि ये जो सत्र आयोजित किए गए थे गैरकानूनी थे, तकनीकी कारणों का हवाला देकर उन्होंने ये रुख लिया, ये स्टैंड लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि विधानसभा के कार्यभार का जिम्मेदार जो है वो विधानसभा का स्पीकर होता है। वहां की लीगैलिटी, वहां के कामकाज की कानूनी मान्यता की जिम्मेदारी उसकी है ये जज करने की, ये आपकी नहीं है। दूसरी बात ये कि गवर्नर सिर्फ राज्य का टाइटुलर हेड होता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र को राज्य का प्रमुख होता है। उसे जो प्रावधान है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस के मुताबिक, मंत्रिमंडल की सलाह के मुताबिक काम करना होता है। कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां पर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, उनका वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो रोजमर्रा का कामकाज है, जो बाकी जनरल कामकाज है, वो गवर्नर को सरकार की सलाह पर ही करना होगा, क्योंकि सरकार जनता चुनती है और जिस तरह का लोकतंत्र हम फॉलो करते हैं उसमें जनता ही सर्वोपरि है। तो क्या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया राज्यपाल जनता की चुनी हुई सरकार को ओवररूल कर देगा? अगर जनता चाहती है, जनता की चुनी हुई सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, तो फिर राज्यपाल कौन होते हैं उनको रोकने वाले? राज्यपाल को जनता ने नहीं चुना है, सरकार को चुना है। तो यह मामला था पंजाब का। तमिलनाडु के मामले में भी ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, उनका भी पंगा वहां की सरकार के साथ में। वहां की सरकार ने कुछ बिल पास किए जो उनको मंजूरी नहीं करने आ रहे हैं। कई और भी फैसले लेने थे इनको, जैसे कुछ कैदियों की रिहाई के और दूसरे कुछ प्रोसीजर्स थे वो पूरे करने थे, इन्हें नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी वजह से सरकार को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, ये गवर्नर साहब तो अपनी मनमानी कर रहे हैं और संविधान ने उन्हें मनमानी करने की ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है, कोई अधिकार नहीं दिया है। महाराष्ट्र के मामले को लीजिए, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर थे, शायद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में कोश्यारी सबसे विवादित गवर्नर रहे। आपको याद होगा कि यही नवंबर का महीना था, अब से 4 साल पहले 2019 में, कैसे एक सुबह उन्होंने अचानक जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उसको हटा दिया और तुरंत फुरत में जो है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की। तो ऐसे चोरी छुपे शपथ दिलाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, जब शपथ विधि समारोह होता है तो राजभवन की ओर से आमंत्रण जाता है, विपक्ष के नेता को जाता है, तमाम पार्टी के नेताओं को जाता है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को जाता है, बड़े अधिकारियों को जाता है, शहर के गणमान्य नागरिकों को जाता है और काफी धूम धमाके के साथ में जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि आप बीजेपी से आए थे और आप अपनी पार्टी का हित साध रहे थे। संविधान के मुताबिक आपको, जब आप गवर्नर बन जाते हैं तो आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा करके यह बताया कि आप दलगत राजनीति कर रहे थे उस पद पर मौजूद रहते हुए। उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था आपका व्यवहार। और यह बात अदालत में भी साबित हुई। अदालत ने भी गलत ठहराया। जब महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को कहा गया कि 3 दिनों के अंदर आप बहुमत साबित कीजिए। अजीत पवार ने हाथ खड़े कर लिए, 3 दिन में सरकार गिर गई उनकी, जो आपने चोरी छुपे बनवा दी थी सुबह सुबह। और इतनी रातों रात जो है राष्ट्रपति शासन हटाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इसके अलावा यही गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं जिनको कि 12 विधान परिषद के, जो अपर हाउस है, कई राज्यों में विधान परिषद भी होते हैं,
जैसे राज्यसभा केंद्र में होती है तो उसी तरह से विधान परिषद भी होते हैं। तो उसके 12 सदस्यों की नियुक्ति करनी थी अपने डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत। तो ये जो 3 पार्टियां थी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, तब शिवसेना एक ही थी, एनसीपी और कांग्रेस, तीनों ने 4-4 उम्मीदवारों के नाम दिए थे, कुल 12 उम्मीदवार। तो ये गवर्नर महोदय उस पर सोचते रहे, कोई फैसला ही नहीं लिया। बार बार इनको रिमाइंडर भेजा जाता रहा कि इनकी नियुक्ति कीजिए, नहीं कर रहे थे। क्यों? क्या इन्हें उम्मीद थी कि अभी कुछ दिनों में बीजेपी की सरकार आ जाएगी, उसके बाद में फिर जो बीजेपी रिकमेंड करेगी उस पर ये करेंगे? फिर से वही बात, दलगत राजनीति। आमतौर पर माना यह जाता है कि जब भी किसी शख्स को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाए तो यह देखा जाए कि वो सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुका है। लेकिन इन भगत सिंह कोश्यारी के मामले में ऐसा नहीं था। भगत सिंह कोश्यारी के बैकग्राउंडर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, संक्षेप में बताता हूं। इनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जो है आरएसएस से हुई थी। फिर ये उत्तराखंड की राजनीति में जुड़ गए। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उत्तराखंड, और जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वहां पर विपक्ष के नेता भी थे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे। ये उत्तर प्रदेश में जब राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, राज्यसभा के सदस्य बने, और 2014 में ये लोकसभा के सदस्य बनाए गए। और 2019 में जब इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, उसके बस 3-4 महीनों पहले तक ये सक्रिय राजनीति में थे, लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे। तो ऐसे में कितना ठीक था कि जो आदमी अभी तक सक्रिय राजनीति में था उसको उठाकर आपने अचानक में गवर्नर बना दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया है, यह मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस भी ऐसा कर चुकी है। और कांग्रेस के गवर्नर भी कई बार अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं, कई बार असंवैधानिक हरकतें कर चुके हैं, कई बार दलगत राजनीति के तहत उन्होंने काम किया है। सुशील कुमार शिंदे का एग्जाम्पल है हमारे सामने, कांग्रेस के। वो मुख्यमंत्री थे, फिर गवर्नर बना दिए जाते हैं, फिर वापस से आ जाते हैं पार्टी में, वापस सक्रिय हो जाते हैं। तो जब संविधान ने सभी रोल्स को स्पष्ट किया है, सभी पदों को, तो ऐसे में इस जैसी घटनाएं और इस जैसे विवाद जो है सीधे सीधे सवाल खड़ा करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों पर, और इससे हमारा लोकतंत्र एक तरह से कमजोर होता है। इन लोकतंत्र की आत्मा पर एक तरह से आघात है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस चैनल पर राजनीति से जुड़ी हुई कमेंट्री होगी, राजनीतिक खबरों पर चर्चा होगी। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स, जिसमें मैं अपराध के किस्से कहानियां सुनाऊंगा। तो अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर करें, मुझे इंतजार रहेगा। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लें, ताकि जब अगला वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।